रिडॉक्स के सेकेंड लेक्चर में मैं आपको आज सवाल कराने वाला हूं। कल हम लोगों ने या पिछले लेक्चर 1 में हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस में चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल्स देखे थे। मैंने बताया था कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2 होता है। मैंने भी बताया था ऑक्सीजन अक्सर -2 होता है विद फ्यू एक्सेप्शंस। हाइड्रोजन का हमेशा नॉन मेटल के साथ +1 होता है और मेटल्स के साथ जो है -1 होता है। मैंने ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केसेस में है ना ऑक्सीडेशन नंबर पूरे लिगेंड का रखा जाता है, ना कि इंडिविजुअल एटम्स का। मैंने ये भी बताया था आपको कि टोटल सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने कल बताई थी और ये भी बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जबकि मिनिमम जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं -8 के बराबर होता है। आज की पूरी क्लास हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, KMnO4। ठीक है, KMnO4। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि जो व्यूवर्स हैं वो हर बार ऑक्सीडेशन नंबर जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो आप पॉज करके वीडियो खुद सॉल्व करने की टेंडेंसी रखिए और फिर देखिए कि मेरा और आपका रिजल्ट मैच करता है कि नहीं। कल मैंने बताया था कि अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। मैंगनीज का X ले लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, इंटू 4 इज 0, 1 + x - 8 इज 0, x - 8 7 इज 0, x इज इक्वल्स टू कितना +7। तो यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। ठीक है, अगली चीज क्या, अगला क्वेश्चन है Na2CO3 कार्बन का। आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फिर अल्कली मेटल्स का +1 होगा, इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा x प्लस है ना -2 इंटू 3 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा 2 + x - 6 इज 0, x - 4 इज 0, x इज इक्वल टू +4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कई कंपाउंड्स हैं जैसे BaO, BaO2। ठीक है, BaO2 यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, BaO2, BaO2 होल ट्वाइस। ठीक है ना। ये 2-3 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सिंस ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो हमेशा इसका +2 होगा, इसका x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना -2। ठीक है ना, +2 + -2। अब यहाँ पे ये तो +2 रहेगा है ना, ऑक्सीजन का नहीं पता, 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, ये आ जाएगा 2। अगेन अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा, तो यहाँ पर 4x ले लेंगे इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 2, -2, x इज इक्वल टू -12। मैंने कल ये भी बताया था कि जब भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है उसे ऑक्साइड कहते हैं, तो आप इसको बेरियम ऑक्साइड कह सकते हैं। जब भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है वो परऑक्साइड होता है, तो इसको आप बेरियम परऑक्साइड कह सकते हैं। और जब भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 के बराबर होता है हम उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकल जाएगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लीजिए, 6x + 1 × 12 + -2 × 6 इज 0, 6x + 12 - 12 इज 0, 6x इज 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या मान लीजिए, तो यहाँ पे मैंने एक चीज सीखा कि कई बार है ना नेट ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आ सकता है किसी का किसी कंपाउंड में। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या, NH4NO3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी आप एवरेज निकालते हैं उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, और जब भी आप इंडिविजुअल निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अब जैसे आप अगर इसको सेम मान लीजिए तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम मान लीजिए, तो 2x + 1 × 4 + -2 × 3 इज 0। ठीक है, 2x + 4 - 6 इज 0, 2x - 2 इज 0, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन का
ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है ना, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये तो एवरेज है, ठीक है, इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इतना है। पर अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली आपको दोनों को कैलकुलेट करना होगा। आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको x ले लीजिए, ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -3, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का जो है वो -3 है, और नाइट्रेट के केस में क्या हो जाएगा, x प्लस -2 इंटू 3 इज -1, x इज इक्वल टू +5, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, ठीक है ना, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इंडिविजुअल अपने अपने ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, और एवरेज अगर इसका ले लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और राउंड क्वेश्चंस का करते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप हर तरह के केसेस से वाकिफ हो जाइए कि कितने तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NOClO4, ठीक है, NOClO4। अब यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे NOClO4 में होता यह है कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये HClO4 जो है एक एसिड होता है, इसके H+ निकलने के बाद जो ये चीज बचती है ClO4-, ठीक है, तो ये ClO4- है। तो पक्का इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि ये NO+ है और ये ClO4- है। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए केमिस्ट्री का, तभी आप कर पाएंगे। तो हम नाइट्रोजन का बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, x प्लस -2 इज +1, x इज इक्वल टू +3, ठीक है ना। और यहां पे भी निकाल सकते हैं x प्लस -2 इंटू 4 -1, x -8 इज -1, x इज इक्वल टू कितना, +7, ठीक है। तो यहाँ पे ये +3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और ऑक्सीजन का कितना है, +7 है, ठीक है। अगली चीज क्या, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बच्चों, CaOCl2। अब अगर कोई पूछे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट दोनों निकाले तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप स्टेट निकालने की बात करेंगे, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कैल्शियम का हमेशा +2 होगा, ऑक्सीजन हमेशा -2 होगा, +2, x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा एवरेज करने पर, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि CaOCl जो होता है वो CaCl- OCl- के बराबर होता है। OCl- भी एक एसिड है HClO, उसी के H+ निकल जाने के बाद बनता है ना, उसका कॉन्जुगेट बेस है ClO-। तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम पे +2 है, इस क्लोरीन पे हमेशा क्या होगा, -1 ही हो जाएगा। इस OCl पे भी -1 है, ऑक्सीजन पे -2 हो जाएगा, क्लोरीन पे x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +1। आप कह सकते हैं कि इस क्लोरीन पे -1 है और इस क्लोरीन पे कितना है, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सीखने का, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए, है ना। CONH3(5BrSO4), ठीक है, ये चीज है CONH3(5BrSO4), ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मान लीजिए कोबाल्ट का, आप निकाल सकते हैं इसको x मान लीजिए, ये 0 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस ब्रोमीन पे -1 होगा और सल्फेट पे हमेशा क्या होगा, -2। मैंने पढ़ाते समय आपको यह चीज बताई थी कि कभी भी अगर आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो आप लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट रखें, ना कि इंडिविजुअल एटम्स का। तो यहाँ पर अमोनिया के ऊपर जो है 0 चार्ज है और ब्रोमाइड के ऊपर -1 है, सल्फेट के ऊपर इतना है, x -3 इज 0, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा, ठीक है, +3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है NiCO4, ठीक है, NiCO4, तो ये आ जाएगा x+, मैं जानता हूं कार्बोनिल लिगेंड के ऊपर 0 चार्ज होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CrO5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब आमतौर पे लोग करते क्या है, इसको x मान लेंगे, x प्लस ऑक्सीजन का कितना मान लेंगे, -2 इंटू 5 इज 0, x -10 इज 0, x इज इक्वल टू +10। अब यहीं पे आपको एक शक पैदा होना चाहिए कि
ये सही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि आमतौर पर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम वैल्यू जो रखता है वो 8 तक होता है, जैसे OSO4 ऑस्मियम ऑक्साइड है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो जाता है। लेकिन +10 ऑक्सीडेशन नंबर अनएक्सेप्टेबल है। तो अगर आपको +10 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि आप एल्जेब्रिक मेथड से गलत हो रहा है तो हमेशा उसको स्ट्रक्चर मेथड से निकालिए, क्योंकि स्ट्रक्चर मेथड से आपसे कभी गलती नहीं होगी। ये ब्लू क्रोम है, इसका सही स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसको आप ब्लू क्रोम कहते हैं, ब्लू क्रोम कहा जाता है, और इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। यहां से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -2 +2, तो आप देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है, +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का सही ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ना कि +10 ऐसा जैसे एल्जेब्रिक मेथड से है। गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई कि अगर आप ऑक्सीजन को अलग अलग करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन में -2 ना होके -1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है। ये पेरोक्साइड्स हैं 0 इस पे भी -1 है, इस पे भी -1 है। सिर्फ एक ऑक्सीजन है जिसपे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है, ऑक्साइड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ ये गलती हो सकती थी। अगला क्वेश्चन क्या, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको स्ट्रक्चर से निकालने हैं ना। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर। अब फॉर इंस्टेंस A H2S2O4, ठीक है, यहां पे H2S2O4 है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का मुझे निकालना है स्ट्रक्चर से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, हमेशा ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड होंगे, तो सिमेट्री बरतते हुए है ना, आप ऐसे कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O। अगर और दो होते तो यहां जोड़ देते, और होते तो बीच में लगाते चले जाते। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप इस स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन नंबर इस यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। कैसे? ये -2 +2, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 +1 0 0। ऐसे ही यहाँ पे -2 +2 -1 +1, इसका इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3, और इसका आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा +3। ठीक है, +3 आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है H2S2O6। यहां पे क्या हो जाएगा, अगेन यू आर सपोज टू ड्रॉ जैसा क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के थ्रू अटैच रहेंगे। फिर आप सेंट्रल एटम सल्फर बना लीजिए, डबल बॉन्ड O, अभी भी 2 ऑक्सीजन है, फिर डबल बॉन्ड O, और होते तो हम बीच में लगाते। ठीक है, लेकिन यहां नहीं है तो इसको से जोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पे क्या निकल के आ जाना चाहिए, -2 +2 -1 +1 -2 +2 0 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +5। ऐसे ही -2 +2 -1 +1 -2 +2, ये कितना आ जाएगा, +5। यहाँ पे दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है ऐसे ही, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे आप मार्शल एसिड ले लीजिए, मार्शल एसिड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H2S2O8। ठीक है, H2S2O8 H2S2O8। अब देखिए यहां पे गलती हो जाएगी, अगर आप एल्जेब्रिकली निकालेंगे तो 1 × 2 प्लस x × 2 प्लस -2 × 8 is 0, 2x + 2 - 16 is 0, 2x - 14 is 0, 2x is 14, x is 7। ये गलत रिजल्ट है। कैसे पता गलत रिजल्ट है? मैंने आपको सिखाया था ना लेक्चर 1 में कि किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अगर है ना, तो उसका जो उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। यानी सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +6। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। मिनिमम हमेशा इसमें से 8 घटा के आता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा सल्फर का। ठीक है, चूंकि मैक्सिमम 6 है और अगर आपका रिजल्ट +7 आ रहा है, इसका मतलब जरूर देयर इज समथिंग फिशी, कुछ गलती हो रही है हमसे। ठीक है, तो जब भी ऐसा लगे कि कुछ गलती हो रही है, हमेशा उस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, आइए इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके
इसके ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा कहा हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा, सल्फर सल्फर, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर आप निकाल सकते हैं -2 + 2 -1 + 1 -2 + 2 -1 + 1। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे सल्फर का है ना ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। ठीक है, ऐसे ही यहां देख सकते हैं -2 + 2 -1 + 1 -2 + 2 -1 + 1। आप देख सकते हैं यहां भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। गलती ये हो रही थी कि यहां पर सारे ऑक्सीजन -2 स्टेट में नहीं है, ये दोनों ऑक्सीजन परऑक्साइड स्टेट में है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। जबकि कैलकुलेशन करते वक्त हमने सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ले लिया था, इसीलिए हमसे गलती हो रही थी। ठीक है, तो जहां पर आपको शक हो कि हमारा रिजल्ट गलत आ रहा है, अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से वैल्यू ऊपर आ रही है या 8 से ऊपर आ रही है, तो वहां ज्यादा अच्छा होता है कि हम उसका स्ट्रक्चर बनाकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अगला क्वेश्चन है, इसका भी हमें स्ट्रक्चर से निकालना है, H2SO5। ठीक है, इस एसिड को मार्शल एसिड भी कहते हैं, इट्स कॉल्ड मार्शल एसिड, मार्शल एसिड कहा जाता है, जबकि इसको आप कारो एसिड कहते हैं, कॉल्ड कारो एसिड। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे निकालेंगे एल्जेब्रिकली तो +1 × 2 + x + -2 × 5 = 0, x + 2 - 10 = 0, x - 8 = 0, x = +8। देखिए x = +8 एक एक्सेप्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां है कि सल्फर जो है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 ही हो सकता है, और यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला हुआ है, +8। ठीक है, +8 निकला हुआ है ना, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, यानी जरूर हमसे कोई गलती हो रही है। ठीक है, अब अगर आपसे कहीं गलती हो रही है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाकर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसे निकाल लिया, तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, मुझे H2SO5 चाहिए। H2SO5 के लिए मुझे एक और ऑक्सीजन यहां पे जोड़ना पड़ेगा, ये चीज आ जाएगी -2 + 2 -1 + 1 -2 + 2 -1 + 1। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली +6 है। गलती कहां हो रही थी, फिर सारे लोगों को -2 ले लिया था हमने, जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 0 0 और ये देखेंगे तो +1 -1, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ये दोनों ऑक्सीजन यहां पर ऑक्साइड स्टेट में ना होकर -2 स्टेट में ना होकर किस स्टेट में है, -1 स्टेट में है। तो यही हमसे गलती यहां पे हो रही थी। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब अगर आपसे एक थायनिक एसिड के सीरीज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट निकालने के लिए कहा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर एक क्वेश्चन है H2SNO6, कहा जा रहा है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना है। क्या करेंगे, सल्फर का एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। जो देखिए, जो चीज अलजेब्रिकली निकल के आती है वो चीज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो एवरेज होता है। फॉर इंस्टेंस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है, आप लिख सकते हैं +1 × 2 + n × x, x + -2 × 8 is 0, 2 + nx - 16 is 0, H2SNO6 है ना, सॉरी ये H2SNO6 है, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था, तो × 6 हो जाएगा, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 12, सो nx - 10 = 0, x = कितना आ जाएगा, 10/n। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी सल्फर का, यानी औसतन एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 10/n है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर से जब कैलकुलेट करेंगे तो जो चीज निकल के आएगी उसे आप ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाना उतना मुश्किल काम नहीं है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होता है ऑक्सी एसिड्स में। मैंने एक सल्फर यहां लगाया, एक सल्फर यहां लगाया, ऑक्सीजन 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 लगा दिया। ठीक है, और यहां पर जितने सल्फर है सब बीच में मैंने लगा दिया ऐसे। ठीक है, माना मैंने कि ये N-2 सल्फर है,
ना, n-2 सल्फर यहाँ पे है, ठीक है, n-2 +1 इज n के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, -2 +2 -1 +1 -2 +2 0 0, इसको तोड़ेंगे तो 0 0, इसको तोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 0, -2 +2 -1 +1 -2 +2। तो मैं देख सकता हूं इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, इसका कितना है 0, इसका कितना है 0, इसका कितना है 0 0 0 एंड +5, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इंडिविजुअल सल्फर का। यहाँ पे 2 सल्फर +5 स्टेट में है, बाकी सल्फर 0 स्टेट में, और अगर आप इनका एवरेज लेंगे तो इस सारे ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ के 10 आएगा, और डिवाइड बाई n मतलब नंबर ऑफ सल्फर, तो 10/n ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। आइए और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मर्क्यूरी इन नेस्लर्स रिएजेंट, तो एक नया क्वेश्चन हो जाएगा क्या, K2HgI4 में मर्क्यूरी का वो निकाला जाए ऑक्सीडेशन नंबर, इसको नेस्लर्स रिएजेंट कहा जाता है, नेस्लर्स रिएजेंट कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, +1 × 2 + x +-1 × 4, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा था लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट रखा जाता है, ना कि इंडिविजुअल एटम्स का। 2 + x - 4 = 0, x - 2 = 0, x +2, x आपका +2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेस्लर्स रिएजेंट का हो गया। ये चंद एक्सेप्शंस हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन है कि आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस का कितना हो जाएगा, ONH2I, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहां बच्चों को दिक्कत होती है। दिस इज कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस, मिलॉन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। अब यहां पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस में यहां पर मर्क्यूरी का तो हम लिख सकते हैं, चलिए x × 2 प्लस O का भी हमें मालूम है, चलिए -2, पर नाइट्रोजन का नहीं पता, ठीक है। हाइड्रोजन का पता है +1, और फिर आयोडीन का भी नहीं पता, आयोडीन कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। तो यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एक्चुअली ऐसा है, NH2, देखिए अमोनिया एम्फीप्रोटिक होता है, एम्फीप्रोटिक मतलब है ना, अमोनिया इज एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक किसे कहते हैं, जो H+ दे भी दे, जो प्रोटॉन दे भी दे और प्रोटॉन ले भी ले ना, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और किस में चेंज कर सकता है, NH4+ में, तो एम्फीप्रोटिक है। तो कहीं भी आप NH2 देखिए तो समझ जाइए कि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाला गया, यानी पूरे NH2 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो इस पूरे NH2 के ऊपर आप लिख सकते हैं -1 प्लस आयोडीन आमतौर पे -1 स्टेट में होता है, इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं 2x - 4 इज 0, 2x इज 4, x इज इक्वल टू क्या, 2, यानी आप मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इतने क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके, और जितने तरह के एक्सेप्शंस हैं वो सब पे मैं यहां पे बात करने वाला हूं। इस लेक्चर के बाद एक चीज अच्छी होगी कि आपके लिए कोई सवाल नया नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं सारे एक्सेप्शंस को यहां पर डील करने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस और कर लिए जाए। फॉर इंस्टेंस Na2B4O7 ये आता है ना, बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 × 2 + 4x ±2 × 7। जब भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो, हमेशा इस चीज का शक करना चाहिए कहीं कोई एक आध ऑक्सीजन पेरोक्साइड स्टेट में तो नहीं है, तो हमेशा उसको जांच कर लेना चाहिए। 4x - 14 इज इक्वल टू 0, 4x - 12 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3। अब यहां पे मुझे कोई शक इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने गलती की है, क्योंकि बोरॉन का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो सकता है, वो है यहाँ पे। अगर 3 से ज्यादा होता तो मेरे दिमाग में एक शक पैदा होता कि कहीं कोई ऑक्सीजन पेरोक्साइड स्टेट में तो नहीं है, तभी गलत रिजल्ट आ रहा है। तो उस केस में मैं स्ट्रक्चर बनाकर इसको देखने की कोशिश करता। अब एक क्वेश्चन ये है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, क्या करेंगे आप, अब आपसे पूछा जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। आप निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, कैसे? अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है,
ठीक है। और पॉलीएटॉमिक चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल एटम्स का ना रख के, अगर आप यहां पे इंडिविजुअल एटम्स का रखेंगे तो टिन का भी नहीं पता, कार्बन का भी नहीं पता, मान लीजिए ऑक्सीजन का पता है, तो आप एक इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाए। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखें कि पॉलीएटॉमिक कैटायंस और एनायंस के केस में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो उनके ऊपर नेट चार्ज है, ये आपको याद रखना होगा। अब ये है क्या, मैं बताता हूं। ये ऑर्गेनिक का ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड की खास बात क्या होती है? ऑक्सैलिक एसिड की खास बात होती है कि इनके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और ये लूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। और इस चीज को क्या कहते हैं? ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सलेट आयन है, यही शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है C2O4 2-। तो आज मुझे पता चला कि इसके ऊपर नेट चार्ज -2 होता है। ठीक है, ऑक्सलेट आयन के ऊपर नेट चार्ज -2 होता है। तो आप बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। x प्लस इसके ऊपर कितना है? -2 इंटू 3 इज -4। x इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज +2। तो यहां पे टिन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ एक्सेप्शंस पे भी काम किया जाए। ठीक है, कुछ एक आध एक्सेप्शनल केसेस भी देखे जाए। अब जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल है जो लगभग हर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाने वाला जरूर बताता है ना, कि आप C3O4 का कार्बन का दोनों निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ज्यादा मुश्किल काम है, स्टेट निकालना मुश्किल नहीं, क्यों तो एल्जेब्रिकली भी निकल जाता है। मान लीजिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, ऐसे 3 कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8/3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? इस फेमस कंपाउंड को आप कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बिना स्ट्रक्चर के आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल कार्बन का नहीं निकाल सकते। आपको मालूम है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन सिर्फ 2, यानी इसका एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसे, या आपको कोई ना कोई पहली बार ये स्ट्रक्चर को बताएगा और फिर आपको ये याद रखना होगा। कार्बन सब ऑक्साइड ऐसा दिखता है C3O2 सॉरी C3O2 आई एम सॉरी, ये 4/3, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं क्या? -2 + 2 0 0 0 0 -2 + 2। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन का ऑक्सीडेशन, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करिए, इस कार्बन का 2 है, इसका 0 है, इसका 2 है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, सबका 4/3 4/3 4/3 का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज है 4 और डिवाइड बाय 3 कार्बन, तो एवरेज टर्न्स आउट टू बी क्या? 4/3। बिल्कुल ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन और है, जिसे पूछा जाता है कि अक्सर की ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट दोनों पूछा जा सकता है, तो आपको सजग रहने की जरूरत है। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट अलग अलग आ सकते हैं। आइए मैं इस बार इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एल्जेब्रिकली ना निकाल के हम लोग इसको भी स्ट्रक्चर से निकालते हैं। ब्रोमीन, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ऐसा होता है Br, या आप इसको गैस भी कर सकते हैं, Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 0 0 0 0 -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2, ये आ जाएगा कितना? +6। ये आ जाएगा +4 और ये आ जाएगा +6। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तीनों ब्रोमीन के क्लियर हो गए। 6 है, 4 है, 6 है। अगर स्टेट की आप बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़कर कितना आ रहा है? 16। और 3 ब्रोमीन में अगर उसको इवनली डिवाइड किया जाए तो हर एक की वैल्यू आएगी 16/3 16/3 16/3। तो ये इनका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? स्टेट आ जाएगा। आइए एक नया क्वेश्चन करते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें चीजों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए, यह भी आपको आना चाहिए। अब फॉर इंस्टेंस एक कंपाउंड है HCN HNC,
इसमें आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए, मुझे हाइड्रोजन का तो पता है, नाइट्रोजन का नहीं पता, कार्बन का नहीं पता। जब भी आपको एक से ज्यादा लोगों का नहीं पता है, वहां पे भी आपको स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, स्ट्रक्चर से चीजें निकलेंगी। तो सिंस यहाँ पे दो चीजें आपको नहीं पता, आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर नहीं है ना, तो कार्बन का भी क्लियर नहीं है, तो दो अगर चीजें क्लियर नहीं है तो एक ही चारा है हमारे पास कि हम इसका स्ट्रक्चर बनाए। आप जानते हैं HCN का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, HNC का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको तोड़कर इधर -3 और इधर +3 लिख दें। ऐसा आप कोवलेंट बॉन्ड के केसेस में कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केसेस में नहीं। तो इसको समझना होगा, आइए समझते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? जब भी कोई एटम हो जिसका ऑक्टेट क्या हो, पूरा हो, और एक एटम है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इसके पास आके बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे? ये दोनों जब भी कंबाइन करेंगे, सिंस हाँ एक शर्त है कि ए शुड बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि सेकेंड पीरियड के लोग वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। तो वो तो ऑक्सीजन ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही वैलेंस शेल में, ठीक है। सेकेंड पीरियड के लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते, तो ये बी के साथ शेयरिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की नहीं कर सकता। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रख दे और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रख के शेयरिंग करे तो ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसे केस से बचने के लिए ए क्या करता है, ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए और बी ने उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। ए का ऑक्टेट पहले भी पूरा था, अभी भी पूरा है, लेकिन इसमें फायदा क्या हुआ, बी का ऑक्टेट भी क्या हो गया, पूरा हो गया। ये इस बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है सिवाय बनने के प्रोसेस के। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अंतर ही क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनते समय एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं और शेयरिंग हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है। तो जब एक और एक मिलकर 2 हो, कोवलेंट बॉन्ड। जब भी एक ही 2 दे दे और दूसरा कुछ ना दे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ 1 कोवलेंट बॉन्ड, 2 0 2 हो जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही है। अब मैं यहां पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे ए के पास जिसे वो अपना कहता था। शेयरिंग होने के बाद इफेक्टिवली अब एक ही इलेक्ट्रॉन इसका, एक बी का है इफेक्टिवली। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ए ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। बी के पास पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6। अब इफेक्टिवली एक शेयरिंग के बाद इफेक्टिवली इसका है, ठीक है, तो बी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया और बॉन्ड बन गया। यानी आप कभी भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जगह आप एक कोवलेंट बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। पर शर्त यह है कि ये जो एरो जिस तरफ होगा वहां आपको नेगेटिव लिखना होगा, और जिधर एरो नहीं है, टेल है एरो का, उस तरफ पॉजिटिव लिखना होगा। तो अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी क्वेश्चन में मिल जाए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त, अगर आप स्ट्रक्चर से है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं और वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर निकल जाता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। तरीका क्या है, जिधर एरो का हेड है उधर नेगेटिव लिखिए, और जिधर एरो का टेल है उधर क्या लिखिए, पॉजिटिव लिखिए, और इसको कोवलेंट बॉन्ड में बदल दीजिए। तो मैं पहला काम क्या करने जा रहा हूं, इसको कोवलेंट बॉन्ड में बदल दूंगा, HN ट्रिपल बॉन्ड C। एरो हटा दिया मैंने, उसको कोवलेंट बना दिया। एरो का हेड जिधर था उधर मैंने नेगेटिव लिखा, एरो का टेल जिधर था इधर मैंने पॉजिटिव लिखा। अब आप कैलकुलेट कर सकते, अब आप अपना पुराना तरीका अपनाइए। कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने पर जितने बॉन्ड आप तोड़ेंगे उतना नेगेटिव आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा दीजिए और उतना पॉजिटिव आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे लगा दीजिए, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, +2, 3 -1 +2। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है ना, +2 है। नाइट्रोजन क्या देखा जाए, इसको तोड़िए, +1 यहां नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, -3 हो जाएगा,
ठीक है, और यहां पे कितना आ गया, +1 आ गया। तो स्ट्रक्चर से आप एक से ज्यादा अननोन चीजों, एक से ज्यादा अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन हमारा था कि कार्बन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो आज हमने सीखा ये भी कि अगर हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया हो तो हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन करेंगे। अक्सर कभी कभी एक और क्वेश्चन दिखाई पड़ता है ना, कि जहां पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है या जो सिंपल रेशियो है एटम्स के बीच का वो फ्रैक्शनल हो जाता है, तब उस सिनेरियो में क्या करेंगे। अब फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन मेरे सामने है यहां पे, Fe 0.9401, ठीक है। अब इसको समझने की जरूरत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाएगा जो कि हमेशा एवरेज होता है, तब तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्या माना कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X है और 0.94 आयरन है, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2 इंटू एक ऑक्सीजन है बराबर 0, यानी X इज इक्वल टू 2 बाई 0.94। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। क्या ये आया कैसे, जैसे फॉर इंस्टेंस ये सॉलिड स्टेट में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये एक तरह का डिफेक्ट है। जैसे मान लीजिए एक क्रिस्टल है आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है और यहां पे आयरन +2 स्टेट में है, ऑक्साइड आयरन +2 ऑक्साइड, ऐसे करके आयरन ऑक्साइड का एक मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्रिस्टल मैंने यहां पे बनाया है, लैटिस है। अब अगर सब कुछ सही रहता है तो ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 आयरन है और उतने ही ऑक्साइड है, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है FeO। लेकिन इसको कहते हैं कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं सॉलिड स्टेट में। ये वहां पाया जाता है जहां पर एक ही एटम के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि डिफेक्ट होते समय भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सिस्टम शुड बी मेंटेन्ड। मतलब क्या, यहां पे मैं कह सकता हूं कि कभी ऐसा हो सकता है कि 3 आयरन +2 के जगह 2 आयरन +3 ले ले, 2 आयरन +3 ले ले, यानी क्या, मैं फिर से एक नॉर्मल पहले क्रिस्टल बनाता हूं, 1 2 3 4, है ना। मान लीजिए नॉर्मल क्रिस्टल कैसा था, आयरन +2 ऑक्साइड, आयरन +2 ऑक्साइड, आयरन +2 ऑक्साइड, ऐसे करके एक क्रिस्टल था। क्रिस्टल है। अब 3 आयरन +2 को हटा दीजिए, चलिए मैंने एक यहां से हटा दिया, एक मैंने यहां से हटा दिया और एक मैंने यहां से हटा दिया। ध्यान रहे कि ये आयरन +2 ही है, ये भी आयरन +2 ही है और ये भी आयरन +2 है। 3 आयरन +2 हटा के मैंने 2 आयरन +3 लगा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 लोग मिलकर कितना चार्ज प्रोड्यूस करते थे, +6, यहां पे 2 लोग भी मिलकर उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, +6। सो इस तरह के क्रिस्टल्स में 3 आयरन +2 को 2 आयरन +3 रिप्लेस कर सकता है। चलिए मैंने यहां आयरन +3 लिखा और यहां आयरन +3 लिखा, ये जगह वेकेंट रह गई, कोई बात नहीं। ये एक तरह का डिफेक्ट है जो सॉलिड स्टेट में फिर से मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन फॉर्मूला बदल गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं बदली। आयरन कितना, 1 2 3 4 5, Fe5, O कितना है, उतना ही है 6। इसका सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा, Fe 5/6O1, यानी Fe 0.83O1। अब ये आयरन फ्रैक्शन में आ गया, बिल्कुल ये वैसा ही केस है जैसा यहां पे था, हमें मिला था आयरन फ्रैक्शनल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब भी फ्रैक्शनल नहीं होगा तब एक ही स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, +2। लेकिन जब भी ये फ्रैक्शनल हो जाएगा, आप कह सकते हैं वहां +3 भी है और वहां पे क्या है, +2 भी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस कंपाउंड में
इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए इसमें कुछ आयरन +3 स्टेट में है और कुछ आयरन कहां है, +2 स्टेट में है। यानी आप कह सकते हैं यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और +2 है। लेकिन अगर कोई पूछता है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप आंसर देंगे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2/0.94, 2/0.94 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कभी आपको अगर चीजें फ्रैक्शनल दे दी जाए तो भी मत घबराइए, हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा सॉल्व इट एल्जेब्रिकली एंड रिपोर्ट द आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको हमेशा याद आना चाहिए कि फ्रैक्शनल का मतलब ही यही हो गया कि वहां एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको चेक करके पता चल जाएगा कि कौन कौन से हो गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का ऑक्सीडेशन नंबर में, मैं सब एक्सेप्शंस में ही डील कर रहा हूं। अभी मैंने आपको कार्बन सबऑक्साइड का केस बताया, Br3O8 का केस बताया, फिर मैंने अभी आपको HNC कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, अगर चीजें फ्रैक्शनल आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, ये चीजें सिखाई मैंने। आज लास्ट क्वेश्चन एक और है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। NO होगा तो क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में NO होगा तो क्या होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में NO हो जाता है तो एक चीज का आपको, छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्या, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए एक कंपाउंड है Na4FeCN होल 5NO। इसको आप 3 ले लीजिए। अब आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप जानते हैं कि आयरन अक्सर +1, +2 या +3 दो ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और आप सॉल्व भी ऐसे ही करेंगे। इसको कैसे करेंगे, +1 × 3 + x प्लस साइनाइड का -1 × 5। मुझे पता है NO न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो 0 × 1 = 0, ये आ जाएगा 3 + x - 5 = 0, x - 2 = 0, x = कितना, +2। अग्री भी कर रहा है, आयरन का +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है, आप जब आंसर देखने जाएंगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको +1, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये एक और एक्सेप्शन है जहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। होता क्या है यहां पे, अगर आप NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, सिग्मा, देखिए NO में 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। मुझे 15 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15। अगर मैं NO का बॉन्ड ऑर्डर अभी निकालूं तो आएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, 1 और 2, 3 और 2 5। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो ये 5/2 यानी 2.5 आएगा। मुझे मालूम है कि अगर NO किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। 10 माइनस इसको अगर आप लूज कर जाएं तो ये आ जाएगा 4, तब आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग 10 ही रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग सिर्फ 4 रह जाएंगे क्योंकि ये लूज कर जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, तो जितना बॉन्ड ऑर्डर हाई होता है उतनी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहां पे होगा क्या, यहां पर NO जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करना चाहता है, पर ऐसे ही लूज नहीं करेगा। आप इलेक्ट्रॉन तभी लूज करते हैं जब उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई मौजूद हो। यहां पर आयरन है, आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है,
डी ब्लॉक का मेंबर है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, या डी ऑर्बिटल में कुछ वेकेंट प्लेसेस है जहां ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो NO क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देता है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि आयरन को दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन आयरन को इसलिए दिया जाता है क्योंकि आयरन के पास है ना डी ऑर्बिटल में थोड़ी सी जगह है। ठीक है, अगर यहां आयरन नहीं होता, कोई ऐसा चीज होता जिसके डी में जगह नहीं होती, तो NO अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, तब NO का ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 ही लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, NO अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्योंकि आयरन के पास उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जगह है, डी ऑर्बिटल मौजूद है। तो NO अक्सर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके NO प्लस में चेंज कर जाता है। तो ध्यान रखिए, ये ट्रीटमेंट गलत है। इसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा, ये होगा क्या, 1 into 3 प्लस आयरन का मुझे नहीं मालूम है x, साइनाइड का मुझे मालूम है -1 into 5 प्लस NO का अब की बार आप लेंगे +1। तो याद रखिएगा, NO कभी भी अगर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो और इस मेटल एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अगर हो, तो आप समझ जाएगा कि NO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ना होके क्या लिया जाना चाहिए, +1। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 3 + x - 5 + 1 is 0, x - 1 is 0, x is equals to कितना आ जाएगा, +1। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ना कि +2 और +3 जैसा यहाँ आया था। ठीक है, तो आयरन यहाँ पे यूजुअली आयरन हम जानते हैं कि +2 और +3 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर केस में जब NO होता है तो ध्यान रखिएगा, NO अपना इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देगा। अक्सर आपको कुछ वैल्यू ऐसी मिलेगी जो थोड़ी सी अलग भी होगी। ठीक है, तो रेडॉक्स के में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर पे 2 लेक्चर लिए। लेक्चर 1 जो था वो पूरी तरह से थ्योरी पे बेस्ड था, और लेक्चर 2 में मैंने आपको है ना सवाल और तरह तरह के एक्सेप्शंस निकालना सिखाया। तो लेक्चर 2 यहीं पे एंड करता है। लेक्चर 3 में हम मिलेंगे तो हम कई सारी चीजें सीखेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या एग्जाम्पल है और क्या उनकी कंडीशंस है जिनसे वो पहचाने जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और उनकी क्या कंडीशन जिससे वो पहचाने जाते हैं। इन सब चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।